आज हम सभी देखेंगे चैनल या सिंचाई नहर। सिंचाई नहर जो है हमारा वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है, जिसमें नहर के अनुप्रस्थ कांड पूछे जाते हैं। और ड्राइंग के दृष्टि से जो हमारे नहर के प्रकार हैं, ये नहर के प्रकार दो प्रकार के हैं। यानी जो नहर हमको बनानी है वह नहर हमारा, या जिसको कह सकते हैं कैनाल या चैनल, यह दो प्रकार का होगा। यानी जो हमारी नहर होगी और नहर की भीगी परिपथ होती है, जैसे कहा जाए तो नहर हमारा इस प्रकार से ऐसे करके बनाया जाता है और यहाँ पे हो जाता है इसका तटबंध, और इधर भी ऐसे इसका तटबंध हो जाएगा और यहाँ पे बना दिए जाएंगे ड्रेन। तो जो नहर का भीगी परिपथ होगा, भीगी परिपथ क्या होता है, जैसे अगर यहाँ तक जल इस नहर में भर करके बह रही है, तो यह हमारा जो भीगी परिपथ होगा, यहाँ से लेकर के इतना यह दूरी भीगी परिपथ कहलाएगा। यानी जितनी नहर की सतह का जितना भाग जल के संपर्क में होता है वह भीगी परिपथ कहलाता है। इसी भीगी परिपथ के आधार पर नहर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक नहर हमारी है अस्तरित नहर, अस्तरित, और दूसरा है अस्तरित कह सकते हैं। एक लाइंड चैनल और एक अनलाइंड चैनल। यानी जो ये अस्तर होंगे, अगर इस पे किसी भी अन्य मटेरियल का अस्तर लगा दिया जाए, जैसे अगर मृदा की खुदाई करके नहर को बनाया गया, तो यहाँ भूमि या मृदा क्या होगा, जल के संपर्क में होगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो यहाँ पे मृदा होगा उसका संपर्क जल के साथ ना होने पाए, यानी जल और मृदा के मध्य में किसी अन्य मटेरियल का भराव कर दिया जाए, तो वह हमारा अस्तर होता है। तो उस आधार पे एक नहर ऐसी होगी जिसमें अस्तर लगा होगा और एक नहर ऐसी होगी जिसमें अस्तर नहीं लगा होगा। तो इस आधार पे जो नहर हमारा है, नहर को दो भागों में बांट दिया गया। अब जो हमको अनुप्रस्थ काट बनाने हैं, वह अनुप्रस्थ काट अस्तरित और अस्तरित नहर में तीन तीन प्रकार के बनते हैं। तो जो पहला हमारा बनेगा वह बनता है पूर्णता भरा होना। दूसरा जो बनता है वह पूर्णता कटा होना, और तीसरा जो बनता है वह हमारा आंशिक कटाव व आंशिक भराव। आंशिक कटाव और आंशिक भराव में बनेंगे। अब जो ये हमारे तीन अनुप्रस्थ काट बनाए जाएंगे, ये तीन अनुप्रस्थ काट इन दोनों में बनाए जाएंगे। यानी अस्तरित नहर के भी ये तीन अनुप्रस्थ काट खींचे जाएंगे और अस्तरित नहर के भी ये तीन अनुप्रस्थ काट खींचे जाएंगे। तो हम इन्हीं के बारे में आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी नहर होती है, नहर के कौन कौन से भाग होते हैं। यानी जो नहर हमारा होता है उस नहर में क्या क्या बने होते हैं। तो सबसे पहले जो नहर हमारी होती है उस पे होता है एक बेड लेवल, और यहाँ से ये सीधा इस दिशा में भूमि सतह मिलेगा। यहाँ पे इस प्रकार से बने होंगे और यहाँ पे आगे हमको एक नाली दिखेगी, और यहाँ पे भी तटबंध इस प्रकार से बने होते हैं और यहाँ पे हमको एक नाली दिखती है। यानी बेड लेवल हो गया, ये एक सर्विस रोड होगा, इसको कहा जाता है डॉवेल। यहाँ पे जो ये भाग छोड़ा जाएगा ये बर्म होगा, ये ड्रेन होगा, और ये हमारा सॉफल बैंक या तटबंध कह सकते हैं, और उधर भी ड्रेन होगा। तो ये होंगे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमको जीएल दिखाया जाएगा,
मान लेते हैं कि यही जीएल है, और एक यहीं कहीं पे हमको दिखाया जाएगा फुल सप्लाई लेवल। फुल सप्लाई लेवल और बेड लेवल के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है फुल सप्लाई डेप्थ। कोई भी नहर होंगे तो उसमें ये सारे चीज़ें बनी होंगी। अब हम सबसे पहले समस्या जो होती है नहर बनाने में यह होता है कि जो नहर हमको बनाना है वह इन तीनों में से कौन सा नहर हमको बनाना है। तो इसके लिए हम 3 चीज़ों का ध्यान देते हैं। एक फुल सप्लाई लेवल, दूसरा बेड लेवल, तीसरा जीएल। इन 3 की स्थिति के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सी नहर इसमें से बनाना है। जैसे अगर कहा जाए कि इसका क्रम सबसे पहले फुल सप्लाई लेवल हो गया, और फुल सप्लाई लेवल के नीचे हमारा बेड लेवल आता है, और बेड लेवल के नीचे हमारा जीएल आता है। तो अगर इस प्रकार से बन रहा है तो वह नहर हमारा पूर्णतः भराव में होगा, फुली फिलिंग में होगा। यानी जीएल के ऊपर ही बेड लेवल और फुल सप्लाई होगा तो यह नहर हमारा पूर्णतः भराव में होगा। अगर पूर्णतः कटाव की बात किया जाए तो जीएल के नीचे फुल सप्लाई लेवल और फुल सप्लाई लेवल के नीचे बेड लेवल। अगर यह क्रम बन रहा है तो जो नहर होगी वह नहर हमारा पूर्णतः कटाव में होगा। एक तीसरी स्थिति है कि हमारा फुल सप्लाई लेवल हो, इसके नीचे जीएल हो और इसके नीचे हमारा बेड लेवल हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वह हमारा आंशिक में जाएगा, आंशिक कटा हुआ भरा। तो ये 3 देख करके पता किए जा सकते हैं। अब अगर पूर्णतः भराव में है तो यहाँ पे इसका जो बर्म रखा जाता है यह बर्म 3D रखते हैं। अगर पूर्णतः कटाव में है तो 1.5D रखते हैं। अगर आंशिक कटाव और आंशिक भराव में है तो इस बर्म की लंबाई 2D रखते हैं। जहाँ पे जो D दिखाया गया है ये हमारा फुल सप्लाई डेप्थ होगा या फुल सप्लाई लेवल और बेड लेवल के बीच की दूरी होगी। फुल सप्लाई डेप्थ को ही हम यहाँ पे D से दिखाते हैं। इसमें एक कंडीशन और बन सकती है। वह कंडीशन क्या होगा कि फुल सप्लाई लेवल और इसी पे जीएल भी हो और इन दोनों के नीचे बेड लेवल हो। अगर यह स्थिति बनती है तो भी जो नहर बनेगा वह हमारा आंशिक कटाव और आंशिक भराव का बनेगा। यानी जो यहाँ पे अगर देखा जाए कि यह कौन सी नहर बनाई गई है, अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले फुल सप्लाई लेवल है तो फुल सप्लाई लेवल इसमें है, इसमें है। इसके बाद जीएल है तो फुल सप्लाई लेवल के बाद यहाँ पे जीएल आएगा और फिर इसके बाद यहाँ पे हमको बेड लेवल मिलेगा। यानी यह क्रम बन रहा है तो यह जो नहर बन रहा है वह आंशिक कटाव और आंशिक भराव का बन रहा है। अगर यह आंशिक कटाव और आंशिक भराव का बन रहा है तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी यह दूरी हम 2D रखेंगे, 2D। यानी जितना फुल सप्लाई डेप्थ होगा उसी का हम 2 गुना यहाँ पे रख देंगे। तो इस प्रकार से ये हम इन तीनों बिंदुओं के आधार पर यह निर्धारित कर लेते हैं कि नहर हमारी कौन सी बन रही है। दूसरा जो होगा जल का भराव, जल का भराव यानी जो नहर हमारा है उसमें जो जल का प्रवाह हो रहा है इस आधार पे भी यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सी नहर हमको बनानी है। उसमें क्या होगा, यदि जल पूरा पूरा जीएल से ऊपर होकर के बह रहा है, यानी पूरा जल जो होगा वह जीएल से ऊपर है, तो ऐसे में जो नहर बनेगा वह पूर्णतः भराव का बनेगा। यानी जीएल के ऊपर ही सारा जल का प्रवाह होगा। दूसरी स्थिति होगी कि पूरा जल जीएल से नीचे हो,
अगर पूरा जल GL से नीचे प्रवाह हो रहा है तो वह हमारा पूर्णतः कटाव में होगा। तीसरी स्थिति है कि जल का कुछ मात्रा GL से ऊपर हो और कुछ मात्रा GL से नीचे हो, यानी ऊपर और नीचे दोनों हो रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रवाह बन रहा है, तो वह हमारा यह नहर हो जाएगा। अब हम इसमें से किसी एक काट को ले लेते हैं और उस पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा अस्तरित और आस्तरित नहर बनाए जाते हैं। हम पहले आस्तरित नहर को बनाते हैं। आस्तरित नहर एक लेते हैं, इसका क्वेश्चन, और उसी से एक आंशिक कटाव और आंशिक भराव का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो इसको मिटा दिया जा रहा है और एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो कि आंशिक कटाव और आंशिक भराव में हो। या क्वेश्चन कोई भी नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो यहाँ पे बिंदु बताए गए हैं यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी नहर बनानी है, उस आधार पे हम देख लेते हैं। तो हमको क्रॉस सेक्शन बनाना है कैनाल का। कैनाल या चैनल दोनों कहे जा सकते हैं, इरिगेशन कैनाल या इरिगेशन चैनल। हम सबसे पहले लेते हैं बेड लेवल की चौड़ाई। यह चौड़ाई हम मान लेते हैं कि 3 मीटर है। दूसरा लेते हैं फुल सप्लाई लेवल, या फुल सप्लाई डेप्थ ले लेते हैं। डेप्थ बराबर 2.5 मीटर ले लेते हैं। मृदा कटाव की गहराई हम इसको मान लेते हैं 1.2 मीटर। तटबंध की चौड़ाई बराबर 1.5 मीटर लेते हैं। GL से तटबंध की ऊंचाई बराबर 2.0 मीटर, और इसमें स्लोप दिया जाएगा जो ढाल होगा। ढाल हमारा भराव और कटाव दो दिए जाएंगे। तो भराव का ढाल हम 1.5:1 लेते हैं और कटाव का ढाल 1:1 लेते हैं। इस आधार पे एक क्वेश्चन का अनुप्रस्थ काट बनाते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन के आंकड़ों के आधार पे हम यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी नहर बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं GL। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहा गया है मृदा कटाव की गहराई 1.2 मीटर, यानी यहाँ से मृदा का कटाव किया जाएगा 1.2 मीटर नीचे, 1.2 मीटर नीचे। तो यहाँ पे हमको बेड लेवल मिल जाएगा, बेड लेवल। और फुल सप्लाई डेप्थ 2.5 मीटर दिया गया है, जो कि अभी अभी आपको बताया गया कि बेड लेवल और फुल सप्लाई लेवल की मध्य की दूरी जो होती है वह फुल सप्लाई डेप्थ कहलाती है। तो यहाँ से यदि 2.5 मीटर मापेंगे तो ये यहाँ कहीं तक आ जाएगा 2.5 मीटर, और यहाँ पे हमको मिलेगा फुल सप्लाई लेवल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फुल सप्लाई लेवल, GL और बेड लेवल, यह क्रम बन रहा है। और यह क्रम जब बनेगा तो बताया गया कि आंशिक कटाव और आंशिक भराव का क्वेश्चन हमको बनाना है। तो चलिए हम नहर बना लेते हैं। तो नहर बनाने के लिए सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ेगी एक RF की। एक RF लेते हैं
और उस आरएफ से जो भी इसमें पाठ्यांक दिए गए हैं उनको कन्वर्ट करेंगे, फिर ड्राइंग शीट पे इसको हम खींचेंगे। तो आरएफ को हम मान लेते हैं 1/100, यह हमारा आरएफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेड लेवल की चौड़ाई को दिखाते हैं, जो कि हमारा चौड़ाई 100 से हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलकुलेट किस प्रकार से किए जाएंगे। आरएफ 1/100 दिया गया है, इसमें हम 3 का गुणा करते हैं। अगर 100 से गुणा कर देते हैं तो यह हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 से 100 को काट दिया गया, तो यहाँ पे हमको मिला 3 सेंटीमीटर, यानी ड्राइंग शीट पे हम 3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा स्केल से माप करके खींच लेंगे। अब यहाँ से दूसरे में देखेंगे कि मृदा कटाव की गहराई 1.2 मीटर दिया गया है, यानी यहाँ से 1.2 मीटर ऊपर जाएंगे तो हमको जीएल मिलेगा। तो 1.2 को भी हम इसी के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 1/100 गुणे 1.2 गुणे 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1.2 सेंटीमीटर हमको मिलेगा। तो यहाँ से यदि हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से 1.2 मीटर ऊपर जाते हैं, तो यहाँ कहीं पे हमको जीएल मिल जाएगा, ये हमको जीएल मिलेगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1.2 मीटर, जबकि ड्राइंग शीट पे इसी दूरी को हमने 1.2 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पे कटाव है, ये जीएल अगर है, यहाँ पे हम एनएसएल या जीएल मानते हैं, तो यहाँ से 1.2 मीटर पे हमको यहाँ पे बेड लेवल मिलेगा और इस बेड लेवल की चौड़ाई 3 मीटर होगी। ये भी यहाँ से यहाँ तक हम दिखा देते हैं, ए हो गए। अब यहाँ पे ढाल दिया जाता है, कटाव में है तो 1:1 का ढाल देंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.2 मीटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.2 गुणे या फिर 1:1 लिखते हैं और 1 लिखते हैं H/B। अगर 1.2 का 1 के साथ गुणा करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल दिशा में जाएंगे। अगर इसी 1.2 का 1 के साथ गुणा करते हैं तो हम आएंगे वर्टिकल, यानी इसके साथ गुणा किया जाए या इसके साथ गुणा किया जाए, जो आंकिक मान होंगे वह 1.2 ही होगा। तो यहाँ से 1.2 यहाँ पे आएंगे और यहाँ से यहाँ एक बिंदु बना लेते हैं, या यहाँ से 1.2 इधर आते हैं माप करके 1.2 सेंटीमीटर और यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर इधर निशान लगाया गया और यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर ऊपर और यहाँ से भी इसको मिला दिया गया। अब यहाँ मध्य के जो भाग होंगे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं और इस पे क्या करेंगे कि जीएल के सिंबल दिखा देंगे इस प्रकार से। ये हमारा जीएल हो गया, ये हमारा बेड लेवल यहाँ पे हो गया। चूँकि मृदा कटाव किया गया तो यहाँ पे भी हमको इसी प्रकार से जीएल दिखाई देगा। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी यह हमारा 1.2 मीटर होगा। तो ये हमारा इतना हो गया, यानी बेड लेवल को दिखा दिया गया। अब यहाँ पे हम तटबंध दिखाते हैं। तो तटबंध दिखाने के लिए यहाँ से यहाँ पे हमको बर्म छोड़ना पड़ेगा। तो बर्म कितना छोड़ेंगे, फुल सप्लाई डेप्थ का 2 गुना, जबकि यहाँ अभी बताया गया कि अगर आंशिक कटाव और आंशिक भराव में है तो बर्म की चौड़ाई क्या रखी जाती है। तो बर्म की जो चौड़ाई रखेंगे 2D और 2.5 मीटर है, तो 2.5 का 2 के साथ गुणा कर देते हैं, 2.5 गुणे 2 बराबर 5 मीटर और 5 मीटर को हम 1/100 के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/100 हो गया आरएफ। अगर 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में करते हैं तो गुणे 100 यहाँ पे और हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 100 से 100 को काट दिया गया, यानी 5 सेंटीमीटर की दूरी
हम यहाँ से इधर और वहाँ से उधर बढ़ेंगे। तो इस बिंदु से यहाँ तक मान लेते हैं हो रहा, और इस बिंदु से यहाँ तक हो रहा। जितनी भी दूरी होगी माप करके हम यहाँ पे दिखा देते हैं। इतना हो जाने के बाद अब तटबंध की ऊंचाई यहाँ पे दिखाएंगे। तो तटबंध की चौड़ाई 1.5 मीटर और GL से तटबंध की ऊंचाई 2 मीटर, यानी यहाँ से 2 मीटर ऊपर तक हमको जाना है। अगर यहाँ से 2 मीटर ऊपर जाते हैं तो तटबंध की ऊपरी सिरा हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे लेकिन GL से ऊपर जाते हैं तो भराव करेंगे, और भराव के लिए 1.5:1 का ढाल देंगे, यानी 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1.5:1 लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे और यहाँ पे B लिखेंगे। इन दोनों का गुणा करते हैं तो हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल, यानी 1.5 दूना 3 हम जाएंगे क्षैतिज दिशा में, और इसका गुणा करेंगे जब इसके साथ तो हो जाएगा 2 हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, 3 हम इस दिशा में या इस दिशा में जाएंगे। तो यहाँ से 3 इधर माप लिया गया 3 सेंटीमीटर, या 2 मीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 1/100 हो गया, गुणे 2 हो गया, गुणे 100 हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से 100 से 100 कैलकुलेट किया गया तो 2 सेंटीमीटर आया। अब इसको हम सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, इसको भी सेंटीमीटर कर सकते हैं, यानी ये हमारा 3 सेंटीमीटर और ये हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु से 3 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर ऊपर जा करके मिला देंगे। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो तटबंध की चौड़ाई 1.5 मीटर दी गई है। 1.5 मीटर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.5 गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर हमारा हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर क्षैतिज खींचते हैं, और फिर यहाँ पे जैसे बनाया गया था वैसे पुनः बना देते हैं, यानी यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे और 3 सेंटीमीटर इस दिशा में जा करके इसको मिला देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 60 सेंटीमीटर का गैप देंगे, 60 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे हम 1:1 का ढाल लेकर के ड्रेन बना देते हैं। अगर ड्रेन बनाया जाता है तो इस ड्रेन की जो चौड़ाई होगी, इस चौड़ाई को रखेंगे 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई होगी इसको रखेंगे 30 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से यहाँ पे तीर दिखाएंगे, और इस पे ढाल 1:1 का होगा, और इसका नाम होगा ड्रेन, और ये हमारा हो जाएगा बैंक। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी, यह हाइट हमारा हो रहा है 2.0 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी सारा दिखा दिया जाएगा। इसके बाद अब हम इधर बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे तो ये तटबंध और प्लस यहाँ पे डॉवेल इस प्रकार से बनाया जाता है ऐसे करके। तो जो डॉवेल की हाइट होती है यह 50 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे शीर्ष पे डॉवेल की चौड़ाई होती है यह 60 सेंटीमीटर। तो इस क्रम से हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी 2 मीटर तटबंध जाएगा और आधा मीटर जाएगा या 50 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा डॉवेल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल ऊंचाई ले लेते हैं 2.5 मीटर, या अगर यहाँ से कन्वर्ट करते हैं इसको कि 1/100 इंटू 2.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया गया तो यह हमारा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे 1.5:1 का ढाल देंगे, हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल जाएंगे। अगर इसका गुणा करते हैं तो हॉरिजॉन्टल दिशा में, और इसका गुणा करते हैं तो हम वर्टिकल दिशा में जाएंगे, यानी 2.5 का 1.5 के साथ गुणा करेंगे और 2.5 का 1 के साथ गुणा करेंगे। तो जितनी दूरी होगी जो पहले यहाँ बर्म माप करके दिखाया गया था, यहाँ से हम इन दोनों का गुणा करके इधर क्षैतिज आते हैं और इन दोनों का गुणा करके यहाँ ऊर्ध्वाधर ला करके इसको मिला देते हैं। जब यहाँ पे इतना हो जाएगा फिर हम चौड़ाई देखेंगे। तो चौड़ाई डॉवेल की दी गई है 60 को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1/100 से।
तो यह हमारा हो जाएगा 6 mm। तो 6 mm हम यहाँ पे दूरी दिखाते हैं, और जो ऊंचाई डॉवेल की है 50 सेंटीमीटर, हम यहाँ से उतना नीचे आते हैं 5 mm, और उसका 1.5 गुना करके 7.5 mm इधर आकर के इसको मिला देते हैं, और जो ये त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज को भी हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये हमारा डॉवेल हो गया। अब यहाँ पे सड़क दिखाएंगे। अगर सड़क दिखाया जा रहा है तो उस पर भी हम ढाल देंगे। ढाल कितने का? सड़क की जो चौड़ाई रखेंगे वह हम रखेंगे 3.6 मीटर, या इसमें 100 का गुणा किया गया तो यह हो गया हमारा सेंटीमीटर, कैलकुलेट कर लिया गया तो यह 3.6 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ पे हम क्या ढाल देंगे? 1/80 का। अगर 1/80 का ढाल देते हैं तो यहाँ पे 1/80 और कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 को हम कर देते हैं 36 mm 3.6 सेंटीमीटर को, और बटे 80 कर देते हैं। यहाँ से कैलकुलेट किया गया, दशमलव लगाया गया। अब 8 चौक 32, 4 40 हुआ, 8 पंचे 40, इतना mm हो गया, यानी आधा mm लगभग ड्राइंग शीट पे हमको मिलेगा। तो ये सिरा यहाँ से अगर यहाँ तक मापेंगे तो 2 मीटर होगा, लेकिन यहाँ से ऐसे क्षैतिज ना खींच करके, यानी जो हमको 3.6 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी है, यह 3.6 सेंटीमीटर हम सीधा ना खींच करके यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 mm इतना आ रहा है तो 1 mm यहाँ से ये सिरा हम नीचा कर देते हैं। तो यहाँ से 1 mm ये सिरा नीचे की तरफ कर दिया गया, यानी सीधा ना लग जा करके नीचे कर दिया गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापी गई, जितना आया उसमें 1.5 का गुणा करके और यहाँ से यहाँ पे ला करके मिला दिया गया। इतना हो जाने के बाद अब जैसे उस तरफ ड्रेन को बनाया गया है, यहाँ पे भी वैसे ही ड्रेन बना देते हैं। तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर छोड़ा गया, 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से 1:1 का ढाल लेते हुए ड्रेन बना दिया गया। इसमें लिख देंगे कि ड्रेन है, यहाँ पे ये हमारा GL हो जाएगा, और इस ड्रेन की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो होगी यह होगा 30 सेंटीमीटर, और इस पर ढाल 1:1 का। यहाँ पे अगर ढाल की बात किया जाए तो 1:1 का, यहाँ पे बात किया जाए तो 1:1 का, यहाँ पे भी 1:1 का, यहाँ पे भी 1:1 का ढाल दिया गया है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बर्म है जो 2D रखा गया है, और यहाँ पे अगर उसी बर्म की बात की जाए तो ये भी बर्म है, लेकिन यहाँ पे बर्म आया था 5 मीटर, एक तरफ 5 मीटर दिखा दिया गया और एक तरफ 2D दिखा देते हैं। यहाँ पे जो ये बनाया गया है इसको कहा जाता है डॉवेल। यहाँ पे इस डॉवेल की चौड़ाई होगी 60 सेंटीमीटर, और ये हमारा सर्विस रोड हो जाएगा, और इस सर्विस रोड की जो चौड़ाई होगी वह हमने माना था 3.6, और इस रोड पे 180 का ढाल दिया गया था। अभी यहाँ पे अगर कहा जाए तो फुल सप्लाई लेवल, जो फुल सप्लाई डेप्थ दिखाया गया है 2.5 मीटर, तो यहाँ से हम 2.5 मीटर की अगर दूरी मापते हैं तो वह 2.5 मीटर यहीं कहीं पे आएगा। ये जहाँ पे भी आएगा यहाँ से नीचे क्या करेंगे, इस प्रकार से कर दिया जाता है डॉटेड, और यहाँ पे लिख देंगे फुल सप्लाई लेवल। लेकिन जो यहाँ पे डॉटेड किया गया है यह यहाँ पे जल को दिखाया जा रहा है, लिक्विड को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो दिखा सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो यह दूरी है, यह दूरी हमारा D बराबर 2.5 मीटर है। तो इस प्रकार से हमारा एक नहर बना
और यह नहर आस्तरित नहर है। अगर इसी को हमको अस्तरित नहर बनाना होता तो इसके लिए क्या करते कि जो इसका भीगी परिपथ है, यानी जल जितने भाग में संपर्क कर रहा है उतने भाग में क्या करते कि हम यहाँ पर लाइनिंग कर देते। तो लाइनिंग करने के लिए हम इसको यहाँ से थोड़ा दूरी पे दिखा देते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो गहराई है, यह गहराई 1.2 मीटर है, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है यह हमारा बेड लेवल है, और यह बेड लेवल बराबर 3.0 मीटर के है। अब अगर इसकी लाइनिंग करनी होती तो इतना हो जाने के बाद, यानी यह तो हमारा आस्तरित हो गया। अगर अस्तरित नहर बनाना होता तो यहीं पे हमको एक अस्तर लगानी पड़ती, और जो अस्तर लगाया जाता, जो यहाँ पे जल सप्लाई लेवल है, फुल सप्लाई लेवल है, यहाँ से नीचे जितना भी फ्लक्स जल के संपर्क में होगा उतने पे क्या कर दिया जाएगा, कंक्रीटिंग कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचेंगे, यह उतने ही माप का होगा जितने में लाइनिंग की जाएगी। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लाइनिंग की गई है वह लाइनिंग 10 सेंटीमीटर में करते हैं। तो यहाँ से ये माप 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इसमें अगर कंक्रीट दिखाते हैं तो कंक्रीट के सिंबल दिखा दिए जाएंगे, ऐसे करके पूरे में कंक्रीट का सिंबल दिखाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज को बिंदुओं से भर देते हैं अगल बगल में। जैसे कंक्रीट का नींव बनाते समय भर दिया जाता था, वैसे यहाँ पर भी भर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगी लाइनिंग। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे है ये वाला भाग, यहाँ पे PCC लाइनिंग, PCC लाइनिंग किया गया है, और वह भी 10 सेंटीमीटर में, यानी 10 सेंटीमीटर में क्या कर दिया गया, लाइनिंग कर दिया गया। यहाँ पे लिख देंगे आंशिक कटाव व आंशिक भराव, यहाँ पे ये दिखा दिया गया। यानी अब यहाँ पे जो नहर हमको बनाना था वह नहर हमारा कंप्लीट हो गया है। अस्तरित और आस्तरित दोनों इस प्रकार से आंशिक कटाव और आंशिक भराव के लिए बनाए जा सकते हैं। अब इसमें अगर यही आस्तरित बनाना होता तो ये अस्तर जो लगाए गए हैं नहीं लगाते, अगर अस्तरित बनाना है तो यही अस्तर यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। तो ये हमारे अस्तरित और आस्तरित नहरें बन जाएंगी। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।